हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य UPPCL TG2 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। दोस्तों, आज हम लोग 20 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। 2 दिन पेपर होगा और 6 दिन में 12 शिफ्ट होंगे, मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट पेपर होगा। इस बार हमें 12 पेपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, टेक्निकल पर बिल्कुल खास पकड़ बना के चलिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा रोल अदा करेगा टेक्निकल। 150 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, शुरुआत किया जाए पहले क्वेश्चन से। देखा जाए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है टॉर्क जैसे जैसे गति बढ़ती है किसी सिंगल फेज हिस्टेरिसिस मोटर का टॉर्क, कह रहा है कि शुरुआत से धीरे धीरे बढ़ता है, कह रहा है कि स्थिर रहता है, कह रहा है कि शुरू में उच्च होता है लेकिन तब धीरे धीरे बढ़ता है, कह रहा है गति के वर्ग पर बढ़ता है। हिस्टेरिसिस मोटर क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरी में आती है। मतलब ये सिंक्रोनस स्पीड से चलती है, इसकी जो गति होती है कभी भी चेंज नहीं होती। और हिस्टेरिसिस मोटर की खासियत ये होती है कि इसके रोटर में स्लॉट नहीं काटे जाते हैं, और स्लॉट नहीं काटे जाते तो वाइंडिंग नहीं पहनाई जाती है, मतलब इसके रोटर में वाइंडिंग नहीं होती है, जिसके कारण यह आवाज नहीं करती है। ये नॉइसलेस मोटर है, मतलब इसका जो ऑपरेशन होता है बिल्कुल आवाज रहित होता है। तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली ये मोटर होती है। हिस्टेरिसिस मोटर सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरी में आती है, सिंगल फेज की होती है, सिंगल फेज की हिस्टेरिसिस मोटर होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन गाइड। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्न शीतलन, ट्रांसफार्मर के लिए क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्न शीतलन विधि पर विचार करें। कह रहा है कि ऑयल प्राकृतिक वायु बलात्, वायु प्राकृतिक तेल बलात्, जल बलात्, वायु बलात्, इनमें से कौन शुष्क प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मतलब ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे? मतलब ड्राई टाइप, मतलब जिसमें ऑयल की फीडिंग ना की जा रही हो। तो ऑयल नेचुरल वाला तो गलत हो गया, ऑयल फोर्स्ड वाला गलत हो गया, तो एयर नेचुरल, एयर फोर्स्ड, बचा कौन सा? बी और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर पेपर में आप पेशेंस बना के बस क्वेश्चन को बिल्कुल गहराई से आपको पढ़ना है, और क्या पूछा जा रहा है ये समझना है, क्या पूछा जा रहा है ये समझेंगे ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन अगर किसी ने कभी नहीं पढ़ा है तब भी सॉल्व कर लेगा। कह रहा है कॉन्सीडर फॉलोइंग कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग मेथड आपको सेलेक्ट करना है। और क्वेश्चन क्या कर रहा था? ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर के लिए बताना है। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर मतलब बिल्कुल सूखा, एयर कूल, एयर नेचुरल उसमें व्यवस्था होगा और एयर फोर्स। आइए, तो इसका हो जाएगा आपका बी और डी। बी और डी कौन से ऑप्शन में है? बी और डी, ऑप्शन नंबर डी। माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। बस आपको पेशेंस बना के हर एक क्वेश्चन को पढ़ना होता है पेपरों में। देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कह रहा झोल के कारण चालक परवलय या कैटनरी का आकार ले लेता है। बिल्कुल सही कह रहा है, पहला बिल्कुल सही हो गया। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में झोल अधिक होता है। गलत बात। गर्मी में अधिक होता है, सर्दियों में कम होता है। सर्दियों में जो चालक तार होता है ना, वो सिकुड़ जाता है, उसकी लंबाई कम हो जाती है। कह रहा है कि जो झोल होता है चालकों में तनाव पर निर्भर करता है। देख लीजिए सैग का फॉर्मूला। सैग का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? सैग का फॉर्मूला होता है WL²/80। देखिए, W क्या है? वेट ऑफ कंडक्टर है। W क्या है? वेट है किसका? कंडक्टर का। वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर है।
और एल क्या है, स्पान है, दो खम्भों के बीच की दूरी मीटर में क्या है, स्पान है। टी क्या है, टेंशन है, टेंशन मीन्स तनाव होता है, टेंशन, टेंशन मीन्स तनाव है ये। तो देख लीजिए तनाव पर निर्भर कर रहा है ना, तनाव पर कौन, झोल, जिसको सैग बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं झोल, याद रखिएगा झोल। तो क्या कह रहा है कि झोल के कारण चालक जो होता है ना वो कैटनरी का आकार ले लेता है, मतलब ये कर्व ले लेता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इस प्रकार का ये जो कर्व बन रहा है इसी को बोलते हैं कैटनरी फॉर्म। ये कौन सा है, कैटनरी फॉर्म। ऐसे होता है ना आपका, ऐसे बन जाता है। तो इसका कौन कौन सा सही है, सही बताना था, पहला सही है और तीसरा सही है। पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, ए सोलर पावर tower has a central receiver at the top of tower to receive connected solar energy reflected by। कह रहा है एक सौर शक्ति टावर में, कह रहा है किसके द्वारा अपवर्तित सकेंद्रीय सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए टावर के टॉप पर केंद्रीय रिसीवर लगाया जाता है। कह रहा है सौर एनर्जी को कलेक्ट करना है, बताइए कि टावर के टॉप पर कौन सा रिसीवर लगाएंगे। पहला ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है हाइपर लेन लगाएंगे, फोटो सेल लगाएंगे, हेलियोस्टेट लगाएंगे या लगाएंगे। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, हेलियोस्टेट लगा होता है माय डियर फ्रेंड्स, हेलियोस्टेट, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 20 डिग्री तापमान वृद्धि के लिए प्रतिरोध 40% बढ़ा दिया जाता है, तापमान गुणांक क्या होगा, तापमान गुणांक क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, RT बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला होता है, ये इसका होता है फार्मूला, ये मैंने कर दिया ब्रैकेट में क्लोज। अगर यहाँ से अल्फा निकालेंगे ना तो पक्षांतर करके तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, RT माइनस R0 बटे R0 इंटू टी, ये पक्षांतर कर लीजिएगा, ये निकल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 20 डिग्री तापमान वृद्धि के लिए प्रतिरोध 40% बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए पहले प्रतिरोध कितना था, पहले प्रतिरोध था 1 ओम, इससे बहुत आसानी से आपका लग जाएगा, या R ओम कर सकते हैं। तो अब हमने अगर 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.4 ओम। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया। देखिए मान लिया कि 100% पहले प्रतिरोध था, तो 100% मतलब 1 होता है। अब 40% बढ़ा देंगे तो होता कितना है, 100%, और 100% में 40% बढ़ाएंगे 140%। इसको सॉल्व कर लीजिए, 140 बटे 100, 1 0 से 0 कैंसिल और 1.4 आ गया। कितना सिंपल से आ गया। चलिए रख देते हैं, क्या रखेंगे, 1.4 माइनस 1 और 1 इंटू कितना दिया है, ये 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो गया आपका 0.4 हो गया अपॉन 20। इसको सॉल्व करना, दशमलव हटा यहाँ, 4 बटे क्या हो गया 200। सॉल्व कर लीजिए, 200 को भाग 4 में दे लीजिए, 200 को भाग 4 में दे लीजिए। नहीं जा रहा दशमलव, दशमलव की वजह से 1 0, अभी भी नहीं जा रहा, 1 0 बढ़ाए यहाँ, 2 दूना 4 कट गया, कितना आया 0.02, क्या आ जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया अल्फा अल्फा अल्फा, हो गया माय डियर फ्रेंड्स। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर आपका डी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और इस
एक प्यारा सा कमेंट्स नीचे बॉक्स में छोड़ दें। कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे। देखिए कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण जब होता है तो आता क्या है, ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन। देखिए तो कह रहा है इस प्रकार की ऊर्जा को संलयन ऊर्जा नहीं, गलत कह रहा है। कह रहा है भूतापी ऊर्जा नहीं, माइक्रोहाइडल ऊर्जा नहीं, उसे हम कहते हैं ज्वारी ऊर्जा, टाइडल पावर प्लांट इसी को तो कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, टाइडल पावर प्लांट। यही तो आपको मैंने पढ़ाया था टाइडल पावर प्लांट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किसी परिणामित्र के लिए ए टाइप की हानि आवृत्ति के समानुपाती है। देखिए किसी परिणामित्र के लिए ए टाइप की जो हानि है ना आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती है, जबकि टाइप बी की हानि आवृत्ति के समानुपाती है। अब टाइप ए और टाइप बी क्रमशः क्या होंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला देखिए। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ ईडी करंट का फॉर्मूला। ईडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बी मैक्स एफ स्क्वायर टी स्क्वायर और भी, ये किस में होता है, वाट में, वाट में या जूल प्रति सेकंड में, वाट या जूल प्रति सेकंड में होता है। ये हो गया आपका ईडी करंट का फॉर्मूला। अब मैं हिस्टेरिसिस लॉसेस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ होता है एटा बी मैक्स के पावर 1.6 एफ इंटू भी। आपको ये क्लियर विजुअल हो रहा होगा। देखिए तो जो ईडी करंट इसका भी होता है वाट या जूल प्रति सेकंड। देखिए पूछा जा रहा था कि आवृत्ति किसमें, कह रहा था ना टाइप ए जो की हानि जो है ना आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती है। देखिए एफ होता है यहाँ फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ टी होता जो थिकनेस होता है ना लेमिनेशन का थिकनेस होता है वो उसकी मोटाई होता, भी जो होता है ना वैल्यूम होता है। गलती से आप वोल्टेज मत बोलिएगा, भी यहाँ वैल्यूम होता है, उस कोर का वैल्यूम होता है कितना आयतन है, और ये है आपका कोफिशिएंट गुणांक बोलते हैं इसको। देखिए वो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग वैल्यू होती है। तो पहला जो है ना वो क्या है ईडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस। ऑप्शन नंबर बी माय डियर फ्रेंड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी जो होना है आपका ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि फॉर अ डीसी मशीन इफ इलेक्ट्रिकल डिग्री इज ट्वाइस एज अ मैकेनिकल डिग्री देन द नंबर ऑफ पोल पेयर। क्या किसी डीसी मशीन के लिए यदि वैद्युत डिग्री यांत्रिक डिग्री का दोगुना है। कह रहा है वैद्युत डिग्री जो है ना वैद्युत डिग्री, क्या कह रहा था, यांत्रिक डिग्री का दोगुना है। ये हमें गिवन है, ये माय डियर फ्रेंड्स दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि तब ध्रुव युग्म की मतलब पोल पेयर, एक होता है नंबर ऑफ पोल, एक होता है पोल पेयर। तो पोल पेयर बताना, पहले पोल तो निकाल लें हम, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता है, थीटा मैकेनिकल बराबर होता है 2 थीटा इलेक्ट्रिकल बटे पी। ये फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें रख देते हैं थीटा मैकेनिकल की जगह थीटा मैकेनिकल रखते हैं। 2 है फॉर्मूले में, थीटा इलेक्ट्रिकल की जगह क्या दे रखा था 2 गुणे थीटा मैकेनिकल रख दिया बटे पी। अब थीटा मैकेनिकल कैंसिल, तो तिरिया गुणा कर लेते हैं। पी बराबर 4, कितने पोल आए 4, लेकिन पूछा क्या जा रहा था, पोल पेयर, पोल का पेयर जोड़ा, तो कितने जोड़े निकले 2। ये पोल पेयर कितना हो गया, पोल पेयर्स 2 हो गए। 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है ए प्रॉपर्टी ऑफ, क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच
case them to change their physical dimension in response to a magnetic field is called। कह रहा लौह चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता में उनका भौतिक आकार परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहलाता है। ट्रांसफार्मर का क्या होता है? एक यह अवगुण होता है जिसके कारण डायमेंशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड? चेंज हो जाता है। ट्रांसफार्मर को जो डायमेंशन है इसके कारण चेंज हो जाता है। कह रहा ना भौतिक आकार परिवर्तित कर देता है, इसी के कारण कंपन होने लगता है। देखिए कह रहा है कि दो पदार्थ P और Q हैं, तापमान प्रभाव पर विचार करना है। तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थ P जो है ना प्रतिचुंबकी हो जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ था जिसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्रतिचुंबकी हो गया, और जबकि Q जो है ना तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर दो प्रकार के पदार्थ लेते हैं, एक होता है अनुचुंबकीय, इसको अगर ये पदार्थ लेकर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पदार्थ का जो नेचर है ना चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा प्रतिचुंबकी। अगर लेकिन हमने प्रतिचुंबकी ले लिया, क्या ले लिया? प्रतिचुंबकी पदार्थ ले लिया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले लिया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले लिया। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो P किस प्रकार का पदार्थ रहा होगा? P रहा होगा अनुचुंबकी, और Q कैसा रहा होगा जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? वो होगा आपका प्रतिचुंबकी। ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? फर्स्ट में मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट में ये बात मिल रही है। P था आपका पैरामैग्नेटिक और Q होगा डायामैग्नेटिक। हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रांसफार्मर पर निष्पादित खुला परिपथ और लघु परिपथ परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? मेरे साथ मैं जो पूछूंगा बताइएगा। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? आप कहेंगे सर आयरन लॉसेस ज्ञात करने के लिए। मैं कहूँगा ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? आप कहेंगे सर कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए। और मैं बोलूँगा कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है किस साइड शॉर्ट सर्किट करते हैं? लो वोल्टेज साइड की हाई वोल्टेज साइड? तो लो वोल्टेज साइड करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट किस साइड लगाते हैं? हाई वोल्टेज साइड। इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है ओपन सर्किट टेस्ट में। इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आप ध्यान रखिएगा सिर्फ एक चीज़ का, अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा, शॉर्ट सर्किट लिख देता हूँ, सर्किट टेस्ट हो रहा है, जो शॉर्ट सर्किट करेंगे वो हमेशा लो वोल्टेज साइड करेंगे, लो वोल्टेज साइड, और इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगाएंगे? हाई वोल्टेज साइड। इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है ओपन सर्किट टेस्ट में। बस इतना ही याद रखना आपको। देखिए कह रहा था कि कौन सा सत्य है। पहला कह रहा है कि फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेजरिंग इक्विपमेंट शुड बी कनेक्टेड ऑन लो साइड। शॉर्ट सर्किट जो हम करते हैं टेस्ट, कह रहा है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हम कनेक्ट करते हैं लो वोल्टेज साइड। गलत, उसको करते हैं हाई वोल्टेज साइड। अभी तो बताया शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हाई वोल्टेज साइड लगाते हैं, और वाइंडिंग को एक मोटे तार से हम क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, पहला गलत है। कह रहा फॉर ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड इज केप्ट ओपन। ओपन सर्किट टेस्ट करते समय हम क्या करते हैं? कह रहा है कि लो वोल्टेज साइड केप्ट ओपन करेंगे, नहीं, हाई वोल्टेज साइड ओपन करते हैं। ये भी गलत बात हो गया, यह भी गलत। शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेजरिंग कोर लॉसेस, गलत। कॉपर लॉसेस करते हैं, गलत बात। ओपन सर्किट टेस्ट इज मेजर आयरन लॉसेस, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर सी बात। देखिए बोला ना ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं? आयरन लॉसेस ज्ञात करते समय। ये बातें ध्यान रखिएगा, आपके आगामी पेपर के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। कह रहा है कि चर बोल्टता आवृत्ति
का उपयोग किसके लिए करते हैं? मतलब वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के शून्य भार और ब्लॉक रोटर परीक्षण के लिए करते हैं, डीसी जनरेटर के गति नियंत्रण के लिए करते हैं, एसी मोटर की अधिकतम तापमान वृद्धि की गणना के लिए करते हैं, इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण करने के लिए करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हो जाएगा इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है ना वो कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट इन सेंस का मतलब कि जितना वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, या जितना वोल्टेज घटाते हैं उसी के रेशियो में फ्रीक्वेंसी घटाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का मान जो हो ना कांस्टेंट रहे, इसीलिए ऐसा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्या किया करिए, पहले खुद से इसका आंसर लगाया किया करिए। कह रहा है एक भूमिगत केबल में दोष के स्थान को खोजना है। कह रहा है आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण करेंगे? कह रहा है केल्विन पास या केल्विन पास परीक्षण करेंगे, पेल्टियर पास करेंगे, व्हीटस्टोन पास करेंगे, मुरले करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा मुरले। एक होते हैं मुरले, एक होते हैं वार्ले। इनसे अंडरग्राउंड केबल में जो दोष होते हैं ना, शॉर्ट सर्किट और ओपन या ग्राउंड, इनसे पता करते हैं। बहुत ही फेमस है। अगर आपने पॉलिटेक्निक कहीं अच्छे जगह से किया होगा ना तो आपको ये बात पता होगा। देखिए कह रहा है कि विद्युत रोधी इंसुलेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कह रहा है इंसुलेटर के संबंध में कौन सा गलत है? कह रहा है निम्न चालकता होती है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। कह रहा है बड़े निश्चित अंतराल होते हैं, मतलब जो बैंड अंतराल होता है, एनर्जी बैंड गैप, वो ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही। बहुत उच्च प्रतिरोधकता होती है, बिल्कुल बात सही। कह रहा है धनात्मक तापमान गुणांक होता है, गलत बात। ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता है देखिए, चाहे सेमीकंडक्टर हो, क्या हो, सेमी कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, ध्यान से सुनिएगा, इंसुलेटर हो, यह क्या रखते हैं दोनों? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा। इसका जस्ट वाइस वर्सा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। और जबकि कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। आगे आते हैं 15 नंबर पे। कह रहा है कि लाइटनिंग सर्ज के उचित डिजाइन के लिए टावर के नीचे क्या स्थापित किया जाता है? कह रहा है कि लाइटनिंग सर्ज, मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन लाइन पर अगर बीच में ट्रांसमिशन लाइन का पूरा जाल फैला हुआ है, अगर बीच में कहीं बिजली गिर जाती है, आसमानी बिजली गिर जाती है, तो होगा क्या, पूरा का पूरा उस कंडक्टर से बहुत हाई वोल्टेज का सर्ज चलने लगेगा। वो कंडक्टर किससे जुड़े होते हैं? स्टेशन, सब स्टेशन में, और वहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, सीटी, पीटी, उसके बाद पूरा का पूरा फीडर लगे होते हैं, वो सारे जल जाएंगे। ट्रांसफार्मर भी होता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। पूरा का पूरा जो हाई वोल्टेज का सर्ज है वो उसे अंडरग्राउंड करते। तो कह रहा है कि क्या लगाते हैं, कह रहा ना लाइटनिंग सर्ज के उचित डिस्चार्जिंग के लिए टावर के नीचे हम लगाते हैं काउंटर पॉइज लगाते हैं टावर के नीचे। ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सी ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक एकल वाट मीटर को एक संतुलित 3 कला प्रणाली में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसकी धारा कुंडली एक कला फेज से और दाब कुंडली अन्य 2 कलाओं से जुड़ी है। तो वाट मीटर कह रहा है कि किसका मापन करेगा। चलिए एक बनाते हैं डायग्राम। ये हम ले लेते हैं 3 कंडक्टर, ले लिया 3 कंडक्टर। अब क्या करते हैं, एक लोड कनेक्ट कर देते हैं। ये एक ही है, ये लोड कनेक्ट कर देते हैं, लोड कनेक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं,
ये आप क्या करते हैं, ये हो गया आपका वाट मीटर, ये क्या है आपका करेंट कॉइल सीसी, ये है वोल्टेज कॉइल, पोटेंशियल कॉइल है पीसी। तो कह रहा है ये क्या मेजर करेगा, कह रहा है ना एक हमने वाट मीटर लिया, एक वाट मीटर को संतुलित मतलब बैलेंस है, 3 फेज बैलेंस है, कह रहा है 3 फेज बैलेंस है, इसकी धारा कुंडली एक कला से और दाब कुंडली अन्य 2 कलाओं से जुड़ी है। बिल्कुल ऐसी तो जुड़ी होती है। करंट कॉइल देखिए एक कंडक्टर से जुड़ी है, इसी वाले बीच वाले कंडक्टर से तो जुड़ी है, देखिएगा इसी वाले कंडक्टर से तो जुड़ी है। और जो उसका पोटेंशियल कॉइल होता है, ये वाला पोटेंशियल कॉइल जो है, ये जो मैंने बना रखा है, वो दोनों इसका इस वाले कंडक्टर से जुड़ा है और इससे जुड़ा है, वही तो बात है। कह रहा कि वाट मीटर क्या मेजर करेगा, कह रहा आभासी शक्ति मेजर करता है, प्रतिघाती शक्ति मेजर करता है, शून्य शक्ति, सक्रिय शक्ति। तो प्रतिघाती शक्ति मेजर करेगा वाट मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है वही क्वेश्चन सेम हो गया, इसको बढ़ाते हैं आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक एसी विद्युत प्रणाली की निम्नलिखित वोल्टता पे विचार करें। ए दिया है 25 केवी, बी दिया है 3.3 से 33 केवी और सी दिया है 66 से 765 केवी। तो 25 केवी को क्या बोल गया ऑप्शन में, कह रहे ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है। गलत बात, बहुत ज़्यादा गलत बात। ट्रांसमिशन वोल्टेज कहाँ से हो गया। अब आपके 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। ट्रैक्शन वोल्टेज बिल्कुल सही। ट्रैक्शन वोल्टेज का मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, जो रेलवे में होती है, 25 केवी सिंगल फेज यूज़ करते हैं वो लोग, 25 केवी सिंगल फेज। और कितना हर्ट्ज रखते हैं, 16 सही 2/3 हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। अब कह रहा है कि जो बी है 3.3 से 33 के भी है, क्या कह रहा है कि पहले में संचरण वोल्टेज, ये भी गलत हो गया। देख रहे हैं कितने अच्छे से हमने ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगा दिया। ये हो गया उत्पादन वोल्टेज और संचरण वोल्टता हो गया सी। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट मेथड नहीं लगाते तब भी आप सही कर लेते। ये ट्रैक्शन वोल्टेज होता और हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में 11 केवी पर जनरेशन होता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जो अदर कंट्री हैं वहाँ 33 केवी पर भी जनरेशन किया जाता है अल्टरनेटर से। देखिए, और वहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, हम लोग 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बार बार सिखाया है कि देखिए आपको फिर से मैं सिखा रहा हूँ, 66 केवी, 66 का दोगुना 132 केवी, फिर 220 केवी और इसी को 200 केवी भी होता है, ये फिर 400 केवी होता है और 440 केवी भी होता है और फिर 765 केवी। यह सभी क्या है, ट्रांसमिशन के वोल्टेज हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन के वोल्टेज हैं। आया माय डियर फ्रेंड्स समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी उपकरण पर एक वोल्टता प्रयुक्त की जाती है और दोलनदर्शी धारा और वोल्टता के निम्न तरंग रूप दिखाता है, इससे क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए आपको मैं डायग्राम से क्लियर कर रहा हूँ, आपको यहाँ विजुअल हो रहा होगा। अगर इस तरह से है, ये वोल्टेज है, ये वाला जो है ना ये वोल्टेज है, ये करंट है। आप कहेंगे सर करंट लैग कर गया, सीधे सीधे ये हो जाएगा इंडक्टर, प्योर इंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, प्योर इंडक्टर। अब देखिएगा ध्यान से, ये एक बना लिया मैंने वेव फॉर्म, फिर मैंने बना, अब मैंने इसको करंट बना दिया, इसका वोल्टेज बना दिया, ये हो गया करंट, ये वोल्टेज। तो करंट लीड कर रहा है, आप कहेंगे सर प्योर कैपेसिटर आपने बना दिया। अब मैं अगर दोनों को सेम फेज में बना दूं, दोनों को सेम फेज में बना दूं,
सेम फेज में बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्योर रजिस्टर हो जाएगा। अब जब आपस में क्या करते हैं, इंडक्टर और रजिस्टर को मिला दिया, देखिए तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि दोनों की प्रॉपर्टी हमें बनानी है तो कुछ इस तरह से वो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से कम हो जाएगा, कह सकते हैं 35, 40, 42 ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसका डायग्राम शो नहीं किया गया है, मैंने डायग्राम आपको बहुत सारे बता दिया। तो इसका आयोग, इसका अगर वो क्वेश्चन छपा होता तो उस आयोग ने इसका आंसर माना था उपकरण में एक प्रेरक और प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक आवेश योजना को पूरी तरह से डिस्चार्ज बैटरी के लिए नियोजित किया जाना है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस बैटरी को आवेशित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। दो प्रकार की बैटरी होती है, एक प्राइमरी सेल होती है, एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब कि जिसको आपने एक बार यूज किया, अब उसको दोबारा आप चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें रिवर्सिबल एक्शन नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है उसमें रिवर्सिबल एक्शन होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो कह रहा है कि अब उसको चार्ज करने के अलग अलग मेथड होते हैं, ट्रिकल चार्ज होता है, फिक्स वोल्टेज होता है, फिक्स कंट्रोल मेथड होता है। कह रहा है कि एक आवेश योजना को पूरी तरह से डिस्चार्ज बैटरी के लिए लगाना है तो कौन सा सही अच्छा तरीका रहेगा। कह रहा है शुरू में नियत धारा आवेशन करें, अंत में नियत वोल्टता। शुरू में नियत वोल्टता और अंत में नियत धारा। कह रहा है शुरू अंत में नियत वोल्टता लगा दें, शुरू अंत में नियत धारा। तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, शुरू में नियत धारा आवेशन और आखिरी में अंत में नियत वोल्टता आवेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है किसी ईंधन सेल में यदि टाइप ए ऊर्जा सीधे टाइप बी में रूपांतरित होती है तो बताना है। आपका ईंधन सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है। तो रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बस। तो कौन सा किस में दिया है, पहले ऑप्शन में है कि ए इज केमिकल एंड बी इज इलेक्ट्रिकल। माय डियर फ्रेंड्स पहला हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कह रहा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड परिपथ वियोजक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक अस्थिर गैस है, गलत कह रहा है, जबकि स्थिर गैस होता है। हवा की तुलना में SF6 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस की परावैद्युत सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल सही कह रहा है, 5 से 6 गुना होती है, 5 से 6 गुना, 5 गुना या 6 गुना होती है। यह एक तेल आधारित परिपथ वियोजक होता नहीं, गैस परिपथ आधारित होता है। अत्यधिक कमजोर आर्क शमन होता है, समन होता है, समन। कह रहा है आग बुझाने की क्षमता कम होती है, अरे बहुत तगड़ी होती है, गलत बात। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हवा की तुलना में SF6 गैस की परावैद्युत सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है, 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है यदि एक तुल्यकाली मशीन के स्थिर अवस्था का DH तुल्यकालिक प्रतिघात, ट्रांजिएंट प्रतिघात और सब ट्रांजिएंट प्रतिघात क्रमशः x1, x2 और x हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि एक सिंक्रोनस मशीन के लिए बताना है, स्थिर अवस्था D क्या है, तुल्यकालिक प्रतिघात है, D तुल्यकाली प्रतिघात है x1, ट्रांजिएंट प्रतिघात है x2 और सब ट्रांजिएंट प्रतिघात है x3। क्रम से बोला था ना, ये तीनों हैं। देखिए सब ट्रांजिएंट का मतलब x3, ये हो गया।
तो कह रहा है कौन सा विकल्प सही होगा, कह रहा है कि बताना है कौन इसमें से बड़ा होगा, दो दो को लेकर किया है। तो सबसे बड़ा होता है तुल्यकालिक प्रतिघात, तुल्यकालिक प्रतिघात सबसे बड़ा होता है, तुल्यकालिक प्रतिघात, तुल्यकालिक प्रतिघात की वैल्यू ज़्यादा होती है। ऑप्शन में देखिए किससे, x1 कोई ऑप्शन है, हाँ है, किससे रिलेट किया है, x3 से। x3 का क्या नाम है, सब ट्रांजिएंट, बिल्कुल सही कह रहा है, सब ट्रांजिएंट प्रतिघात से ज़्यादा होता है, सब ट्रांजिएंट प्रतिघात से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जब सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर पढ़ेंगे डीप से तो ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। कह रहा है कि एक कलानुक्रम मीटर 3 फेज सप्लाई का कलानुक्रम निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया गया था और RYB आता है। यदि एक 3 फेज प्रेरण मोटर समान अनुक्रम के साथ इस सप्लाई से संयोजित किया जाए तो उचित क्रियाकलाप के लिए इसका कलानुक्रम क्या होना चाहिए। हिंदी कितनी कठिन है, बहुत कठिन है। अगर टेक्निकल का इंग्लिश पढ़ेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो टेक्निकल का इंग्लिश सरल है और हिंदी बहुत कठिन है। देखिए अब कितना सिंपल लैंग्वेज में बोलेगा। A phase sequence meter was used to determine phase sequence of a 3-phase supply and come out to be RYB. If a 3-phase induction motor is to be connected to this supply with the same frequency, what would be its same phase of proper function। देखिए कह रहा कि RBY ये दिया था, ये दिया था। कह रहा है कि कलानुक्रम चेंज नहीं होना चाहिए, कलानुक्रम कह रहा था ना, फेज सीक्वेंस मीटर लगाया गया है और हम डिटरमाइन कर रहे थे फेज सीक्वेंस, तो हमने क्या पाया, RBY। तो कह रहा है अब क्या करना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का हमने कनेक्ट कर दिया सप्लाई से सेम सीक्वेंस में, तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा आपका BYR, ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या किया हमने, देखिए हमने कहते हैं ना कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 कनेक्शन में से कोई भी आपस में 2 कनेक्शन चेंज कर दो, कोई भी आपस में 2 जगह चेंज कर दो। जैसे ये है RYB, है RYB, अब हमने क्या कर दिया, RBY कर दिया। हमने क्या किया, दो तार का आपस में स्थान चेंज कर दिया, घूमने की दिशा चेंज हो गई। लेकिन अगर हम तीनों के स्थान आपस में चेंज कर दें, एक दूसरे के स्थान पर चेंज कर दें, जैसे कि इसको मैं लिख दूं B, यहाँ लिख दूं, ध्यान से समझिएगा, RY यहाँ, R यहाँ लिख दूं और आपका Y यहाँ लिख दूं, तीनों का स्थान चेंज हो गया माय डियर फ्रेंड्स। तो घूमने की दिशा चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। देखिए तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, BYR, कहीं है BYR, ऑप्शन नंबर C इज राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि तुल्यकालिक मशीन में भार के अचानक अनुप्रयोग पर घूर्णक अपनी नई संतुलन स्थिति की खोज करता है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग की कंडीशन आती है, अगर हम लोड ज़्यादा डाल देते हैं तो रोटर क्या एक नई स्थिति में बैलेंस होने के लिए खोजता है। अगर हंटिंग कैसे होती है, लोड में अचानक आप परिवर्तन कर रहे हो, ज़्यादा लोड डाल दे रहे हो, कम लोड डाल गए हो, सप्लाई वोल्टेज कभी ज़्यादा मिल गई है, कभी कम मिल गई है, तो अब हंटिंग की कंडीशन आएगी। और हंटिंग को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर के पोल फेस पर किसकी वाइंडिंग करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। देखिए इस घटना को क्या कहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, हंटिंग कहते हैं। इस घटना को कहते हैं हंटिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि अल्टरनेटर की बोल्टता नियमन गणना करने के लिए किसका उपयोग नहीं करेंगे। कह रहा है तुल्यकालिक प्रतिबाधा की गणना करेंगे कि नहीं करते हैं। कह रहा है वृत्त चित्र विधि इसका नहीं करते हैं, पोर्टियर विधि का होता है, एम्पियर टर्न्स विधि का होता है।
तो माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा इसका बी ऑप्शन गाइड। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन गाइड हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि कंसीडर लॉस इक्वेशन फॉर अ डीसी मशीन। कह रहा है डीसी मशीन के लिए हानि समीकरण पर विचार करें। अब हमें बताना है कौन सही है कौन गलत। कह रहा है आयरन लॉसेस बराबर, मैं हमेशा आपको बताता हूं आयरन लॉसेस दो प्रकार का होता है, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेसिस लॉसेस। देखिए दिया है ना दोनों का ऐड करके, तो पहला ऑप्शन गाइड हो गया। कह रहा है कि मैकेनिकल लॉसेस बराबर क्या होता है? फ्रिक्शन प्लस विंडेज। हिंदी में पढ़ देते हैं। यांत्रिक हानि बराबर क्या होती है? घर्षण हानि प्लस विंडेज हानि। बिल्कुल सही बात है। और लौ हानि बराबर भंवर प्लस हिस्टेसिस। स्टील लॉसेस बराबर क्या होता है? आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस। तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन खोज के लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी में है ऐसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा गलत है? इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। कह रहा है 0 केल्विन तापमान पर वे इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही बात। वे सेमीकंडक्टर का एकदम शुद्ध रूप है। अभी तो मैंने बोला एक्सट्रिंसिक मतलब अशुद्ध, इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध। इनमें शून्य ऊर्जा गैप होता है, ये भी बात सही है। कह रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कमरे के ताप पर चालन के लिए इलेक्ट्रॉन और होल उपलब्ध होते हैं। गलत बात। कह रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होल व इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं होते हैं। रूम टेम्परेचर पर वह बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट में 20% की कमी होती है और लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। आप इस क्वेश्चन को पहले, इस वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए। पहले खुद से सॉल्व करके देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं रेजिस्टेंस का। फॉर्मूला लिखते हैं R बराबर होता है रो एल अपॉन ए। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी तार के अनुप्रस्थ काट में 20% की कमी होती है। अनुप्रस्थ काट मतलब एरिया में क्या किया? 20% की कमी कर दिया। पहले एरिया मान लेते हैं A था, माना। ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन एक प्रॉपर वे में। लंबाई में 20% की वृद्धि कर देते हैं। पहले लंबाई L थी, अब देखिए अब की कंडीशन, देन, तब, नाउ, अब, कुछ भी कह लीजिए अब। तो R का प्रतिरोध बदलकर कितना हो जाएगा? चलिए निकालते हैं। पहले देखते हैं फॉर्मूला R बराबर रो एल अपॉन ए। देखते हैं क्या क्या चेंजिंग किया हमने। एरिया में क्या चेंजिंग किया हमने? A1 लिख लेते हैं उसको। तो 20% की कमी कर देंगे। आप बताइए 20% की कमी कर देंगे, A था तो कितना हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा। 80/100 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? मतलब 20% कमी का मतलब 100% होता, और 20% कमी हो जाएगा तो 80%। 80% को मैं कैसे लिखूंगा? 80/100। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 4/5, तो इसको सीधे सीधे लिख दीजिए 4/5 और A हो गया, इसका हो गया। अब देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तो लंबाई को L1 कर देते हैं। तो L में कितना हुआ? 20% की वृद्धि। तो 120/100 लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? 0 से 0, 6/5 L। चलिए पुट कर लीजिए, देखिए क्या होता है। R न्यू, तो रो का वैल्यू रो ही है। L में क्या परिवर्तन किया? 6/5 L हो गया। और A में क्या परिवर्तन हुआ? 4/5 A हो गया। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या? 6/4 रो L अपॉन A हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, यही सॉल्व कर देता हूँ। R न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 6/4 का मतलब 1.5, और ये हो गया रो L अपॉन A मतलब R ओल्ड।
देख रहे हैं पुराने वाले का 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बहुत सिंपल सा सवाल था, बगैर माने हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया। मैं तो एक लाइन में तुरंत सॉल्व कर देता। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबलों में एक प्रकार का सामान्य दोष नहीं है? कह रहा है ओपन सर्किट फॉल्ट केबल में होता है, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी होता है, अर्थ फॉल्ट भी होता है। ये जो चालक दोष है ना, ये नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। और अंडरग्राउंड केबल में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं अंडरग्राउंड केबल का, और डिसएडवांटेज भी होता है। मैंने किम्बास से आपको याद कराया था क्रम कैसे होता है। एक डीसी मोटर की गति को निम्न में से किसमें परिवर्तन कर नियंत्रित किया जाता है? देख लीजिए, एन बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, EB/φ, ये हो गया। एन बराबर EB को क्या लिख सकते हैं? V - IARA अपॉन φ। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि डीसी मोटर की स्पीड हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज में चेंजिंग करके। आर्मेचर कंट्रोल मेथड लगा लें, फील्ड कंट्रोल मेथड लगा दें। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अरे महाराज, वहीं सारे तो दिए हैं, ये जो थ्योरी कहती है, जो थ्योरिया कहती है ना, वही है ये। भोजपुरी तो आपको समझ में आता होगा आप लोगों को। देखिए ये है, मैं भी भोजपुरी बोल लेता हूँ बहुत अच्छे से। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि किस प्रकार के विद्युत रोधक में एक लड़ी का निर्माण करने के लिए कई विद्युत रोधक संयोजित रहते हैं और लाइन चालक सबसे निचले वाले विद्युत रोधक द्वारा वहन करते हैं। कह रहा है किस प्रकार के विद्युत रोधक में एक लड़ी का निर्माण करने के लिए कई विद्युत रोधक संयोजित रहते हैं और लाइन चालक सबसे नीचे वाले विद्युत रोधक। देखिए आपने अगर कभी डायग्राम देखा होगा, मैं याद कराता हूँ, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मान लीजिए कि ये डिस्क है, बहुत सारे डिस्क ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे डिस्क जुड़े हुए हैं, आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, तो सीधी लाइन में क्या चलती है? ट्रेन। तो देखिएगा इसी में होगा, हम नाम लिखते हैं स्ट्रेन। देखिए ना, है ना ट्रेन, स्ट्रेन। हमेशा याद रहेगा कि बहुत सारे अगर डिस्क को हमने जोड़ दिया और हॉरिजॉन्टल में कर दिया, हॉरिजॉन्टल मतलब एक सीधी लाइन में, तो वो ट्रेन कहलाएगी। ट्रेन से बना स्ट्रेन। अब देखिएगा, अब हम बनाते हैं कान का झुमका। ये हो गया जो कान में लटकता है। तो इसको देखकर हमेशा हम क्या होते हैं? सस्पेंशन में होते हैं, सस्पेंस में होते हैं। तो इससे बन गया सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन, इससे क्या बन गया? सस्पेंशन इंसुलेटर। हमेशा हम सस्पेंस में रहते हैं देखकर। अलग अलग डिजाइन के बहुत सारे होते हैं झुमके। चलिए वो बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। इससे याद रहेगा आपको बिल्कुल मस्त अच्छे तरीके से। चलिए ये तो मैंने आपको सिखाया ही था। ये पहले देख के बताइए, मोटर है कि जनरेटर? सप्लाई अंदरवा आ रही है ना, तो जब सप्लाई अंदरवा आए तो क्या बोलेंगे उसे? देख रहे हैं आप, अंदर की तरफ सप्लाई आ रही, इधर आ रही है, तो सप्लाई लेता कौन है? सप्लाई मोटर लेता है। तो इससे पता चला ये मोटर है, जनरेटर वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। कह रहा है कि लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है? कल मैंने आपको सिखाया था, यह जो फील्ड वाइंडिंग है ना, इसको बोलते हैं फील्ड, इसको शंट वाइंडिंग बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, जो शंट वाइंडिंग है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं। शंट वाइंडिंग जो है, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग पूरा नाम बोलते हैं, यह है फील्ड वाइंडिंग, यह फील्ड वाइंडिंग। यह है आर्मेचर। देखिए आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में अगर हम फील्ड शंट वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं तो लॉन्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉन्ग। लॉन्ग को हिंदी में क्या बोलेंगे? दीर्घ। देख रहे हैं, दीर्घ और लघु कह रहा है, ये हो जाएगा। अगर मैं इस बाइंडिंग को, देखिएगा ध्यान से, इस बाइंडिंग को बस यहाँ जोड़ देता है, यहाँ तक जोड़ देता है, यहीं तक रहता है ऐसे, तो वो कहलाता आपका लघु। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लल्लन टॉप से सवाल आज लेकर आया हूँ आपके सामने, जो यूपीपीसीएल TG2 वालों ने ही पूछा था पेपर में।
देखिए कह रहा है चित्र में दिखाए गए परिपथ के एक भाग पर विचार करें, इसके अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा। किरचॉफ का नियम है इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट एट जंक्शन, जंक्शन पर मतलब जो इनकमिंग करंट हो रही, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, सीधे सीधे एकदम शुद्ध देसी लैंग्वेज में, आने वाली करंट आने वाली धारा और बराबर जाने वाली धारा, बाहर जाने वाली धारा। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट बराबर 0 होता है, ये कह लीजिए। देखिए अब लगा देते हैं, पहले ध्यान से आप देखिएगा, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी आ रहा है। चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं, ये I1 + 4 + IB जोड़ लिया हमने। और जा कहाँ रहा है, जा कौन सा रहा है, IC। ऐसा किसी ऑप्शन में है, कहेंगे और ऐसा ऑप्शन में तो सर नहीं है, लेकिन पक्षांतर करके दिया है। क्या दिया है, IA, इसको मुझे IA लिखना था, सॉरी, + IB बराबर। देख रहे हैं किस हिसाब से पागल बना रहे हैं पक्षांतर करके। अरे हीरो हैं हम, ऐसे कैसे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, चाहे जितना भी वो घुमा लें, चाहे जितना क्वेश्चन को मॉडरेट कर लें। देखिए कह रहा है उत्तेजित धारा को नगण्य मानते हुए एक परिणामित के प्राथमिक पक्ष को संदर्भित करते हुए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या बताना है, देखिए प्राथमिक प्रतिरोध, प्राथमिक पक्ष को संदर्भित करते हुए हमें टोटल रेजिस्टेंस बता देना है। देखिए R1 होता प्लस क्या होता माय डियर फ्रेंड्स, R2/K²। अगर हम टोटल प्राइमरी का रेजिस्टेंस निकाल गए तो देखिए R1 + R2 और K क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2/N1 का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर दिया है, क्या हो जाएगा, R1 + R2 तो है ही। अब क्या कर दीजिए आप, N1/N2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको ऊपर ले आइए, बस हो गया। खोजिए किसी ऑप्शन में है ऐसा, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा 3 प्रतिरोध स्टार में संयोजित हैं, डेल्टा में बताइए, डेल्टा संयोजन में तुल्यांक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए ये होता हमारा स्टार कनेक्शन, इसको चेंज किस में हम कर रहे हैं, डेल्टा कनेक्शन में। किस में चेंज कर रहे हैं बताइए, डेल्टा कनेक्शन में। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए क्या क्या लिखा है, ये R लिखा है, ये 2R लिखा है, ये 4R लिखा है। अब हम कनेक्ट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं A B C, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब हमें निकालना है AB। चलिए इसका सीधे सीधे फार्मूला होता है, बिल्कुल आसान तरीके से। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए जब स्टार से डेल्टा में जाते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, बिल्कुल हंसते हंसते सीख जाएंगे आप। ये हो जाएगा R हो जाएगा, ये R हो जाएगा प्लस 2R, ये हो गया। इन दोनों को बस ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, प्लस इन्हीं दोनों का कर लेंगे इनटू, और बटे जो अभी तक नहीं लिया हमने नीचे वाला, उसको नीचे लिख देंगे। बस इतना ही सिंपल है। ये बार बार मुझसे R की जगह 4 लिखा जा रहा है, इसके लिए सॉरी। ये हो जाएगा 3R प्लस, अब सॉल्व कर दीजिए। एक R से R कैंसिल, 2 से 2, तो R/2 हो गया। R/2 मतलब आधा R, तो आधा R और 3.5R हो गया माय डियर फ्रेंड्स AB। देख लीजिए किसी ऑप्शन में है 3.5, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। देख रहे हैं ऐसे ही सही हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको सारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए
अब क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। चलिए यहीं सॉल्व कर देता हूँ। मैंने क्या सिखाया, दोनों को जोड़ लीजिए, 2r + 4r। मैंने और क्या सिखाया, प्लस लगाइए, दोनों का गुणा कर लीजिए, और जिसको नहीं लिया उसको नीचे लिख लीजिए। किसको नहीं लिया, r को। सॉल्व कर लीजिए, ये 6r प्लस ये कैंसिल, 4 दूना 8r, तो 14r आ गया। देखिए 14r यहाँ है। एक तीसरे वाले को भी सॉल्व कर लीजिए, इसको ले लीजिए। तो आप ऐसे ही जोड़ेंगे, r + 4r कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 5r प्लस r × 4r और बटे r कैंसिल। तो ये कितना हो गया आपका, ये अरे यहाँ आपका 2 रहेगा ना, सॉरी, तो हो जाएगा 7r। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 7r हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7r। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही हम यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि यदि पदार्थ X की प्रतिरोधकता कितनी है, 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर है, ओम सेंटीमीटर है, और Y की प्रतिरोधकता क्या है, ओम सेंटीमीटर में होता चाहे ओम मीटर में। आप एक बात बताइए, किसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा है। 10⁸ का मतलब समझते हैं, एक लिखने के बाद 8 बार 0, 5 बार में तो लाख आ जाता है। ये कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, इतना ज़्यादा ओम का मतलब क्या होगा, इंसुलेटर हो गया ना। चाहे आप मूर्ख भी रहेंगे तब भी कह देंगे सर कि इंसुलेटर होगा ये। तो हमारा वाई है था ना, वाई इंसुलेटर खोजिए, वाई इंसुलेटर है, हाँ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए कह रहा है 10⁻⁸, ये बहुत कम है, बहुत कम है, तो कंडक्टर हो जाएगा, अर्धचालक होगा नहीं। ये हो गया पहला ऑप्शन। अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे ना पेपर में, तो अगर आप थ्योरी जानते होंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस पेशेंस बना के आपको आगे बढ़ते रहना है। कह रहा है दिए गए दिष्ट धारा परिपथ में यदि मध्य वाला प्रतिरोध खुला है, कह रहा है ये जो बीचवा वाला रेजिस्टेंस है ये ओपन है, तो वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा, एमीटर क्या देगा। देखिए यह वाला खुला है, यह खुला हुआ है, इधर 100 वाला खुला है, तो बताइए वोल्टमीटर क्या देगा, 200 वोल्ट ही तो देगा। इसके क्रॉस यहाँ से कनेक्ट है ना, यहाँ से कनेक्ट है, तो वोल्टमीटर कितना दे देगा, यहाँ से पूरा पूरा कनेक्ट ना 200। और एमीटर ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी सॉरी दोस्तों 0। तो एमीटर क्या देगा, 0। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 200 वोल्ट और 0। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, कह रहा कि चित्र में दी गई एकल वर्तन कुंडली में, कह रहा ए बी कुंडली भुजा और बी सी चालक हैं, बी सी कुंडली भुजा ए बी चालक हैं, ए बी कुंडली भुजा और चालक दोनों हैं। देखिए इसके बारे में बताना है, यह है क्या रियल में, यह कंडक्टर भी है, कुंडली भुजा है, तो यही तो कह रहा था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा था, हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए वायरिंग से है, कह रहा है कि द गिवन सिंबल इज ऑफ विच टाइप ऑफ स्विच। देखिए कह रहा है कि किस प्रकार का है ये। देखिए इनपुट है और आउटपुट है, तो सिंगल पोल डबल थ्रो है कि डबल पोल है, कि डबल पोल है कि सिंगल पोल है, सिंगल पोल है ये, तो सिंगल पोल, डबल पोल वाला कैंसिल हो गया। कह रहे सिंगल थ्रो या डबल थ्रो, आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ डबल थ्रो है, एक बार यहाँ थ्रो एक बार यहाँ थ्रो, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में 2 बार थ्रो कर रहा है तो डबल थ्रो। क्रिकेट के तो आप लोग बिल्कुल फैन होंगे, वहाँ होता है थ्रो स्टैम्प पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समुन्नत ध्रुव तुल्यकाली मोटर द्वारा विकसित प्रति कला फेज सक्रिय शक्ति को फॉर्मूला लिखिए, तो उसका फॉर्मूला होता है E V
बटे एक्स डी क्या होता है डायरेक्ट एक्सिस, यहाँ होता साइन लैम्डा भी स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेट एक्सिस होता है, दो चीज़ें होती हैं, ये हो जाएगा एक्स डी और एक्स क्यू साइन 2 लैम्डा। ऑप्शन नंबर बी में है राइट आपका फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता जो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक 4 पोल मशीन में प्रत्येक पोल के अंतर 40 प्रकाश है। कितना शुद्ध हिंदी लिखा है, क्या बोला है 40 स्लॉट पर पोल है। ये बात देखिए कितनी अच्छी से कह रहा ना कि 40 स्लॉट पर पोल, एक पोल में कितने स्लॉट हैं 40 हो गए। और क्या कह रहा है कि 4 ध्रुव मशीन में प्रत्येक ध्रुव के अंतर्गत है, तो क्या है 4 पोल। 4 पोल मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, देखिए 4 स्लॉट पर कंडक्टर, 4 स्लॉट पर कंडक्टर, कंडक्टर ये हो गया। अब कह रहा है जेड बताइए, तो जेड बराबर क्या 40 स्लॉट पर पोल, तो कितने पोल थे 4, तो एक पोल में 40 स्लॉट है तो 4 पोल में 40 गुणे 4, तो क्या कह रहा था और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं 4, तो देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, 640 कंडक्टर। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकालना। 4 पोल दिया था और 40 प्रखांच दिया था, मतलब स्लॉट दिया था पर पोल, और कह रहा थे बताइए कितने टोटल कंडक्टर हो जाएंगे। 40 चालक प्रति ध्रुव के साथ एक 8 ध्रुव डीसी मशीन में ध्रुव अंतराल। अरे महाराज पोल पीस, वही तो है पोल पीस, पोल पीस पूछा जा रहा है। क्या फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर बटे नंबर ऑफ पोल। देखिए कुल चालक की संख्या कितनी है 80 चालक प्रति ध्रुव हैं, एक पोल में 80 चालक हैं, 8 पोल था, हो गया टोटल कंडक्टर। और कितना पोल है 8, सॉल्व कर दीजिए, यही तो है पोल पीस, पोल पीस सॉल्व कर लीजिए, 8 से 8 कैंसिल, तो पोल पीस कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स 80 आ गया, 80 आ गया आपका पोल पीस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो आगे बढ़ जाओ। आगे ये 20 मार्च के सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस सेट से मिला लीजिएगा। प्रेरण मोटर के लिए विश्राम अवस्था और चालू अवस्था। विश्राम अवस्था मतलब कि स्टैंड स्टिल कंडीशन है, और स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो स्लिप का मान होता 1 होता है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। देखिए फॉर्मूला होता क्या, स्लिप बराबर रोटर की फ्रीक्वेंसी बटे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन है तो स्लिप के जगह 1 रख दीजिए, मतलब पहला कंडीशन लगा लीजिए, तो 1 बराबर एफ आर बटे एफ, तिरिया गुणा कर लीजिए, एफ आर बराबर एफ। कब, जब स्टैंड स्टिल कंडीशन है, जब विश्राम अवस्था है। कहीं है एफ, यहाँ है, यहाँ 2 कैंसिल कर दीजिए। कह रहा है कि अब घूमने वाली अवस्था में, घूमने वाली अवस्था में स्लिप आ जाएगी, तो अब रख लीजिए एफ आर निकालना आपको, एस इंटू एफ, एस इंटू एफ, कहीं है एस इंटू एफ, ये है पहला आंसर, सही हो जाएगा आपका माय डियर फ्रेंड्स, पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा जा रहा है आपसे, कह रहा है कुंडली में प्रेरित ईएमएफ अभिवाह ग्रंथ के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। कह रहा है एम्पियर का परिपथ नियम है, लेंज का नियम है, बायो सेवर्ट का नियम है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। बिल्कुल सही कह रहा है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, फैराडे का दूसरा नियम है, यही तो कह रहा है
इतना शुद्ध हिंदी में कह रहा है। अभिवाह ग्रंथन लिखा है, अभिवाह ग्रंथन के परिवर्तन कर, यही तो है, अभिवाह ग्रंथन के परिवर्तन की दर के बराबर होता है फैराडे का EMI प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, इसको मैं बोलता हूं EIM प्रिंसिपल। देखिए क्या कह रहा है कि एक 3 कला तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा, टर्मिनल वोल्टेज और उत्तेजन क्रमशः दिया हुआ है। इस मोटर में विद्युत निवेश में शक्ति किस फॉर्मूले से दिया जाएगा? पावर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। पावर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI। 3 फेज का है तो पावर बराबर हो जाएगा 3 VI। अब देख लीजिए जो लिख रहा है वैसे आप भी लिख लीजिए, VTI ये लिख रहा था, ठीक है, और cos थीटा तो होता ही है 3 फेज में, ये हो जाएगा आपका। तो इसमें देखिए ऐसा कहीं है आपका 3IA VT है ना ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे ये पूरा सेशन, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए थे। यदि किसी क्षेत्र को प्रोजेक्ट के साथ शक्तिशाली प्रकाश द्वारा प्रतिदीप्त किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? कह रहा है कि फ्लड प्रकाशन कहलाएगा, वाइड प्रकाशन कहलाएगा, गलियों का प्रकाशन कहलाएगा, बड़ा प्रकाशन, तो उसे हम बोलते हैं फ्लड लाइटिंग। होता क्या, क्रिकेट आप देखते होंगे, स्टेडियम, कोई भी गेम होता है स्टेडियम में, तो वहाँ फ्लड लाइटिंग का प्रयोग करते हैं। फ्लड लाइटिंग मतलब बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी से रोशनी देती है ये फ्लड लाइटिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको पहले खुद से सॉल्व करिए जरा, तो इसको पहले खुद से सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि केवल 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र आपके पास है, कंडीशन है आपके पास, मैंने आपको बस 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दे दिया और मैंने कह दिया कि 12 माइक्रोफैरेड आपको जोड़ना है, 12 माइक्रोफैरेड बनाना है। बताइए कितने कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी आपको कम से कम? तो आप कहेंगे सर 12 होता कैसे है? 12 लाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें 10 माइक्रोफैरेड का एक तो है ही, एक हम सीधे सीधे इसी को जोड़ दें। आप बताइए ना, मिनिमम से मिनिमम, तो एक हमने जोड़ दिया। अब हमें ज़रूरत कितनी है? 2 माइक्रोफैरेड की। अब 2 माइक्रोफैरेड की हमें ज़रूरत है, तो क्या करेंगे आप? 5 क्या करिए, सीरीज में जोड़ दीजिए 10 माइक्रोफैरेड के। अब सीरीज में कैसे जुड़ता है कैपेसिटर, आपको मैंने कई बार सिखा चुका हूँ। 1/C1 प्लस 1/C2 रेजिस्टेंस का उल्टा जुड़ता है 1/C3, 1/C4, 1/C5। अगर 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 5 बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा। कैसे, उसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर 5, 1/CT, और इसको पलट देंगे तो 10/5, 2 ही तो आ गया। अब हो गया 10 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड हो गया आपका। क्लियर 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि 3 इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। चलिए आते हैं बताते हैं। यह इसको लिख लेते हैं, EA बराबर दिया है आपका 20 sin अल्फा t, लिख लिया। और EB बराबर क्या दिया है? दिया है 30 cos में दे दिया है। यही तो गेम खेल गया आपके पास, आपके साथ। देखिए, और EC बराबर क्या दिया है? 50, ये साइन में दिया है, अल्फा t माइनस 40 डिग्री। देखिए अब इसको आप क्या करिए, साइन में बना लीजिए, तो 30, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन। अगर आपको ज़रा सा भी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप इसको लिखने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे। लिख लिया मैंने। अब क्या करता हूँ मैं, रिफरेंस ले लेता हूँ इसको, इसमें कोई भी एंगल नहीं था ना, 0 एंगल था, तो मैं उसको रिफरेंस ले लेता हूँ। ले लिया, किसको रिफरेंस ले लिया? EA को। अब देखिए EA से EC कहाँ है? माइनस है उसका एंगल 45, ये है एंगल के साथ -45, तो मैंने -45 बना दिया किसको? EC के साथ।
अब ई बी देख लीजिए, 90 प्लस 30 120, तो 120 यहाँ से अगर मैं रेफरेंस माना हूँ 0 एंगल का, तो 90 ये होता और 45 इधर होगा। ये हो गया आपका ई बी। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों आपको क्लियर समझ में आए होंगे। ये मैंने रेफरेंस मान लिया ई ए को, यहाँ से 45 डिग्री लैग कर रहा था, ये लीड कर रहा है ई ए से 120। मैं ई ए को रेफरेंस लेके बना रहा हूँ। अब देखिए, अब 4 ऑप्शन में देख लीजिए, कह रहा जो ई ए है ई बी से 30 डिग्री पश्चगामी है। कह रहा है ई ए से ई बी, ई ए से ई बी पश्चगामी नहीं अग्रगामी, वो भी 120 डिग्री का। ई ए जो है ना ई बी से 120 डिग्री अग्रगामी पश्चगामी है। बिल्कुल सही बात है। जो ई ए है ना ई बी से 120 डिग्री पश्चगामी है, तो ई ए है रियल में पश्चगामी ही तो है। ये ऊपर है तो अग्रगामी है, ई ए वाला पश्चगामी हो गया ना, और कितना डिग्री का 120 डिग्री का। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए कह रहा है ई ए ई बी से 120 डिग्री अग्रगामी, बिल्कुल गलत बात, पश्चगामी था। 30 डिग्री गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो मैं करा चुका हूं आपको। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया फेजर आरेख दर्शाया गया है, किसका किसका कैसा है। जो VT है टर्मिनल वोल्टेज है, EF उत्तेजन है। तो इसमें 3 कंडीशन होता है, ये बराबर होता है, ये बड़ा होता है और ये छोटा। 3 अलग अलग कंडीशन हो गया, 1 2 3। देखिए ये 100% एक्साइटेशन है, ये 100% से ज़्यादा है, ये 100% से कम है। देखिए अगर 100% से ज़्यादा है तो उसे अधि बोलते हैं हिंदी में, और 100% से कम है तो उसे औ बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, औ उत्तेजित। यही तो है। देखिए यह क्या कर रहा है आपका, ये इसमें जो ग्राफ बन रहा है ये इस प्रकार का बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि ई जो सप्लाई वोल्टेज बड़ा ही तो है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, बड़ा है, और बड़ा है तो आपका 100% से कम हो जाता है। देख लीजिए 3 कंडीशन है ना, ये है 100%, ये हो गया 100% से अधिक, ये 100% से कम, मैंने लिखा नहीं था लिख दिया। तो 100% से कम ही तो है, ये कम है तो उसको और ही तो बोलेंगे। ऑप्शन नंबर चौथे में देखिए क्लियर ही तो लिखा है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति N1 है और घूर्णक N2 पर चल रहा है, तो घूर्णक अभिवाह और घूर्णक के बीच आपेक्षिक गति। देखिए एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति दे रखा है और रोटर की गति दे रहा है। अब बताना है घूर्णक अभिवाह और घूर्णक के बीच। घूर्णक अभिवाह मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है N1 और रोटर की स्पीड, इसी के बीच की गति को आपेक्षिक गति बोलते हैं। है कहीं महाराज दिए हैं, बिल्कुल ये लल्लन टॉप सा दिए हैं ना, बी आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे पूरा सेशन। देखिए कह रहा है कि एक बार टाइम धारा ट्रांसफार्मर सीटी में इसके द्वितीयक में एक मानक परास वाले एमीटर के साथ प्रयुक्त होने हेतु 400 वर्तन है। यदि यह 4 एम्पियर का मान प्रदर्शित करता है तो बस बार धारा। बिल्कुल बताते हैं। सीटी का क्या दिया है, सीटी का सेकेंडरी का टर्न्स दिया है। कितना दिया माय डियर फ्रेंड्स, 400 टन दिया है। करंट दिया है, बिल्कुल दिया है। I2 का मान कितना दिया है, 4 एम्पियर। पूछा क्या जा रहा है, बस बार की धारा मतलब I1 पूछा जा रहा है। N1 दिया है, नहीं दिया है, 1 टन मान लेते हैं, सीटी है ना। चलिए लगा देते हैं फार्मूला लगा देते हैं। N2 अपान N1 बराबर I1 अपान I2, ये होता है फार्मूला। इसको कर देते हैं ब्रैकेट में क्लोज। चलिए रखते हैं। N2 कितना दिया है, 400,
N1 1, I1 निकालना हमें, और ये दी है 4। तिर्यक गुणा कर लीजिए, 400 में 4 का गुणा होगा 1600, और I है तो मतलब एम्पियर हो जाएगा। कहीं है 1600? इससे सरल पेपर कहीं आएगा?